आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इम्पोर्टेंट PYQ स्टार्ट कर रही हूँ। आज से मैं PYQ वाला वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है और PYQ को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक दिन PYQ और एक दिन जो रिवीजन सीरीज चल रहा है वो मैं वीडियो डालूँगी। तो आज मैं ये PYQ वाला आप लोग को बता रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो PYQ का क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट देखा जाता है, तो मैं वो करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से कथन उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में सही है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में सही है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में क्या है, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सार पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सार पर विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी में क्या है, सामाजिक परिवर्तन इसका सुक्ति वाक्य होना चाहिए। क्या है, सोशल चेंज शुड बी इट्स मोटो। ठीक है, सुक्ति वाक्य होना चाहिए। और है सी, ऑप्शन सी में क्या है, यह व्यवसायों के राजनीतिकरण की वकालत करता है। ठीक है, यह व्यवसाय के राजनीतिकरण की वकालत करता है। और ऑप्शन डी में है, तकनीक और परिमाणन सर्वाधिक आवश्यक होते हैं। ठीक है, आवश्यक होते हैं। तकनीक और परिमाणन सर्वाधिक आवश्यक होते हैं। ठीक है, टेक्निक एंड क्वांटिफिकेशन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चार आपका ऑप्शन है, उसमें ये चार दिया गया है। इसमें से जो है ABCD जो ऑप्शन है, ये चार भी जो ये पॉइंट दिया है ABCD, इसमें से ये ऑप्शन जो दिया है उसमें से देखिए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है BCD, ऑप्शन ए में है BCD, ऑप्शन बी में है A और D, ऑप्शन सी में है BD और ऑप्शन ए में है ABC। ठीक है, तो अभी देखिए कि क्या सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी A, B और C। ठीक है, तो ए में क्या दिया गया है, इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में सही क्या है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में क्या सही है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सार पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया सामाजिक परिवर्तन इसका सुक्ति वाक्य होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है, यह व्यवसायों के राजनीतिकरण की वकालत करता है। क्या, उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, तो उत्तर व्यवहारवाद के लिए ये तीन जो है पॉइंट ये सही है। ठीक है, बाकी डी जो है तकनीक और परिमाण सर्वाधिक आवश्यक, ये गलत है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोग देख लें। डिटेलिंग में क्या है, डिटेलिंग में है उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में निम्न कथन सही है, राजनीतिक अनुसंधान में तकनीक का उतना महत्व नहीं जितना सार तत्व का है। ठीक है, अर्थात यदि तकनीक की दृष्टि से कोई अनुसंधान उच्च कोटि का हो परंतु समसामयिक समस्याओं के समाधान में सहायक न हो तो उससे किनारा कर लेना ही बेहतर है। और दूसरा क्या है, व्यवहारवाद सामाजिक स्थिरता पर बल रहा है, अतः उसने अपना ध्यान तथ्यों के विश्लेषण तक सीमित रखा है, परंतु अब राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिए और तथ्यों को विस्तृत सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखना चाहिए। ठीक है, और तीसरा में है, यह व्यवसायों के राजनीतिकरण की वकालत करता है। ठीक है, तो ये इसका डिटेलिंग था। और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेहरू के विभिन्न रूपों सैन्य नेहरूवाद, शास्त्रीय नेहरूवाद और शीतयुद्धोत्तर नेहरूवाद का परीक्षण किया है। ठीक है, निम्न में से किस विद्वान ने नेहरूवाद के विभिन्न रूपों सैन्य नेहरूवाद, शास्त्रीय नेहरूवाद और शीतयुद्धोत्तर नेहरूवाद का परीक्षण किया है, तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन ए में है जॉर्ज
ऑप्शन बी में है स्टीफन कोहेन, ऑप्शन सी में है कांति वाजपेयी और ऑप्शन डी में है डेविड स्कॉट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर, सही आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेहरूवाद के विभिन्न रूपों सैन्य नेहरूवाद, शास्त्रीय नेहरूवाद और स्थितियोत्तर नेहरूवाद का परीक्षण किया है? तो ये चार दिया गया है, जॉर्ज टेनहम, स्टीफन कोहेन, कांति वाजपेयी और डेविड स्कॉट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है स्टीफन कोहेन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें डिटेलिंग में क्या दिया है, स्टीफन कोहेन ने नेहरूवाद के विभिन्न रूपों सैन्य नेहरूवाद, शास्त्रीय नेहरूवाद और शीत युद्धोत्तर नेहरूवाद का परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा नैन्सी शुमेकर द्वारा किए गए उपनिवेशवाद के वर्गीकरण में सूचीबद्ध नहीं है? ठीक है, नैन्सी शुमेकर जो दिया गया है उपनिवेशवाद के बारे में बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, उसमें कई ठो पॉइंट है जिसमें इसमें बता रहा है कि कौन सा सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, पहला क्या है, हाँ पहला क्या है, दोहनात्मक उपनिवेशवाद। ए में है दोहनात्मक उपनिवेशवाद एक्सट्रैक्टिव कॉलोनिज्म, और बी में है ट्रेड कॉलोनिज्म, व्यापार उपनिवेशवाद। ठीक है, और इधर सी में क्या है, विधिक उपनिवेशवाद। सी में है विधिक उपनिवेशवाद और डी में है सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं, मतलब ये जो है क्रम, इसमें चार में से कौन सा नैन्सी का नहीं है? ठीक है, देखिए विधिक उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, उसके बाद इधर दो है, इधर दोहनात्मक उपनिवेशवाद और व्यापार उपनिवेशवाद। ठीक है, तो कौन सा इसमें नहीं है? आगे देखिए इसमें डिटेलिंग में क्या है, इसका 12 जो पॉइंट है नैन्सी शुमेकर का, उसमें देख लीजिए कि कौन कौन सा है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला में उत्तर औपनिवेशिक उपनिवेशवाद। ठीक है, औपनिवेशिक उपनिवेशवाद इसमें दिया है नहीं, हाँ दोहनात्मक उपनिवेशवाद दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उत्तर औपनिवेशिक उपनिवेशवाद। ठीक है, रोमांटिक उपनिवेशवाद, मिशनरी उपनिवेशवाद, दुष्ट उपनिवेशवाद, विधिक उपनिवेशवाद, मेरे पीछे का नहीं उपनिवेशवाद, शाही शक्ति उपनिवेशवाद, परिवहन उपनिवेशवाद, व्यापार उपनिवेशवाद, दोहनात्मक उपनिवेशवाद। यहाँ है ना, देखिए दोहनात्मक उपनिवेशवाद हो गया ए में लिखा है दोहनात्मक उपनिवेशवाद और बी में है व्यापार उपनिवेशवाद। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्यापार 9 नंबर में व्यापार उपनिवेशवाद लिखा है और 10 में दोहनात्मक उपनिवेशवाद लिखा है, तो वो ए बी में था। और सी में क्या है, विधिक उपनिवेशवाद, तो इसमें है नंबर 5 में है, नंबर 5 में विधिक उपनिवेशवाद है, उसके बाद दोहनात्मक उपनिवेशवाद है, व्यापार उपनिवेशवाद है और कल्चर। यहाँ जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में जो है सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, ये इसके नैन्सी का जो विचार है उपनिवेशवाद पर, जो नैन्सी का जो 12 उपनिवेशवाद पर विचार है, उसमें सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद जो है नैन्सी शुमेकर के उपनिवेशवाद के इस प्रकार में 12 प्रकार में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो गया। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अकॉर्डिंग टू गांधी के अनुसार क्या है? ऑप्शन ए में क्या है, साध्य और साधन के बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, जो सही है उसको टिक लगाना है। तो गांधी के अनुसार साध्य और साधन में कोई संबंध नहीं है। बी में है साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है, सी में है साधन महत्वपूर्ण नहीं है और डी में है साध्य और साधन पारस्परिक संबंध है। ठीक है, तो इसमें शुरू में हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, आप सबको पता होगा कि गांधी जी हमेशा साध्य और साधन को पारस्परिक संबंध के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो
बाकी जो ए बी सी है ये सब बेकार की बातें हैं। गांधी जी बस ये ऑप्शन डी के बारे में हमेशा बोलते हैं, ठीक है। इसका डिटेलिंग देख लीजिए। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। उनका मानना था जैसे साधन होंगे वैसे ही साध्य होगा। साधनों की शुद्धता पर बल देते हैं। गांधी जी का कथन साधन बीज है और साध्य वृक्ष है, इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष में है वही संबंध साधन और साध्य में है, ठीक है। तो मैं शैतान की उपासना करके ईश्वर उपासना, हाँ, मैं शैतान की उपासना करके ईश्वर उपासना का फल नहीं पा सकता। अर्थात बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। गांधी जी के विपरीत मैकियावेली के साथ ही साधनों का औचित्य है, ठीक है। हाँ, गांधी जी के लिए क्या विपरीत थे, मैकियावेली के लिए उन्होंने कहा, हाँ, कौन है, गांधी जी ने मैकियावेली के लिए क्या बोला कि साधन ही साधन का औचित्य है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, राजनीतिक विचारकों में नागरिकता की संकल्पना अब प्रचलन के बाहर हो गई है। यह कथन निम्न में से किनका है, ठीक है। राजनीतिक विचारकों में नागरिकता की संकल्पना और प्रचलन के बाहर हो गई है, निम्न में से किनका था। ऑप्शन ए है बोगन और मोरन, ठीक है। ऑप्शन ए में है बोगन और मोरन। ऑप्शन बी में है वान गुन्स्टरन। ऑप्शन बी में है वान गुन्स्टरन। ऑप्शन सी में है हैबरमास और डी में है वालस्टोन, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है वान गुन्स्टरन इसका सही आंसर होगा। डिटेलिंग में क्या है, वान गुन्स्टरन का नागरिकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन है कि राजनीतिक विचारकों में नागरिकता की संकल्पना अब प्रचलन के बाहर हो गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, किसने नेहरू पटेल प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था। किसने नेहरू पटेल प्रसाद और आज़ाद को, चंद्रशेखर आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था, ठीक है। किसने कहा था, आगे ऑप्शन बता रही हूँ। आगे का ऑप्शन जो है, हाँ, ऑप्शन ए में क्या है, हाँ, ऑप्शन ए में है जी ऑस्टिन। ऑप्शन बी है मॉरिस जोन्स। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ कर देता है, ठीक है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ। मैं जी ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, उसके बाद आइवर जेनिंग और केसी वियर, ठीक है। तो इस चारों में से बताइए कौन बोला था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद नेहरू और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया था कि ये कुलीन तंत्र है, नहीं। तो बताइए क्या होगा, इसका चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर है जी ऑस्टिन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है जी ऑस्टिन, ठीक है। इसका सही आंसर जी ऑस्टिन होगा, ओके। ऑप्शन नंबर ए जी ऑस्टिन इसका सही आंसर है। अब इसका डिटेलिंग देखिए कि संविधान में राजेंद्र प्रसाद नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद के बढ़ते प्रभुत्व के संदर्भ में ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं पार्टी का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद के उदार कुलीन तंत्र के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। उदार कुलीन तंत्र के नेतृत्व में हुआ था। क्या हुआ था, संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद नेहरू, प्रसाद पटेल, मौलाना आज़ाद के बढ़ते प्रभुत्व के संदर्भ में ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं पार्टी का जो नेतृत्व था राजेंद्र प्रसाद नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद के एक उदार कुलीन तंत्र का नेतृत्व में था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद के संबंध में निम्न में से कौन से सही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद के संबंध में निम्न में से कौन सही है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है। ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय अराजक आवश्यक रूप से तनावों, टकरावों और युद्ध की संभावना की ओर ले जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता आवश्यक रूप से तनावों, टकरावों और युद्ध की संभावना की ओर ले जाती है। ऑप्शन बी में है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के परिणाम स्वरूप स्व सहायता की प्रणाली बनती है। ऑप्शन सी में है टकराव इस तथ्य से प्रोत्साहित होता है कि राज्य को प्राथमिक रूप से अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखने से सारोकार होता है। और ऑप्शन डी में है पॉइंट डी का जो पॉइंट है वो सुरक्षा द्वंद्व को आक्रामक प्रयोजन के लिए सैन्य हथियारों के भंडार का निर्माण कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इतना सारा ऑप्शन है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ऑप्शन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद के संबंध में निम्न में से कौन सही है। ठीक है, ए में है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता आवश्यक रूप से तनावों, टकरावों और युद्ध की संभावना की ओर ले जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के परिणाम स्वरूप सहायता की प्रणाली बनती है। और उसके बाद टकराव इस तथ्य से प्रोत्साहित होता है कि राज्य को प्राथमिक रूप में अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखने में सरोकार होता है। और डी में है सुरक्षा द्वंद्व को आक्रामक प्रयोजन के लिए सैन्य हथियारों के भंडारण का निर्माण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी को हम लोग पढ़ते हैं। ए में क्या अंतर्राष्ट्रीय अराजकता आवश्यक रूप से तनाव, टकराव और युद्ध की संभावना की ओर ले जाती है, ये हो गया सही नव यथार्थवाद के संबंध में। और बी में क्या अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के परिणाम स्वरूप स्व सहायता की प्रणाली बनती है, ये हो गया। और ऑप्शन सी में क्या है कि टकराव इस तथ्य से प्रोत्साहित होता है कि राज्य को प्राथमिक रूप से अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखने से सारोकार होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो गया। और ए का डिटेलिंग देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद के प्रक्रिया स्वरूप आया। ठीक है, इससे संबंधित सही कथन है। इसका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय अराजकता आवश्यक रूप से तनाव, टकराव और युद्ध की संभावना की ओर ले जाती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के परिणाम स्वरूप स्व सहायता की प्रणाली बनती है। और तीसरा है यह मानता है कि टकराव इस तथ्य से प्रोत्साहित होता है कि राज्य को प्राथमिक रूप से अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखने में सारोकार होता है। ठीक है, तो ये इसका 19 का हो गया। अभी 20 का देखिए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। यह किसका कथन है। गलत करने से गलत बर्दाश्त करना बेहतर है। ठीक है, गलत करने से गलत बर्दाश्त करना बेहतर होता है। ठीक है, किसका कहना है। गांधी जी, इसमें गांधी जी हैं, अन्ना अरेंट हैं, हैबरमास है, अम्बेडकर हैं। ये किनका कहना है कि गलत करने से गलत बर्दाश्त करना बेहतर है। ठीक है, ये किनका कहना था बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। गांधी जी, हन्ना अरेंट, हैबरमास और अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा हन्ना अरेंट। ठीक है, इसका सही आंसर है हन्ना अरेंट। हन्ना अरेंट के द्वारा यह कहा गया है। अभी डिटेलिंग देखते हैं। डिटेलिंग में देख लीजिए। गलत करने से गलत बर्दाश्त करना बेहतर है, यह महत्वपूर्ण कथन हन्ना अरेंट का है, क्योंकि आप पीड़ित के दोस्त बने रह सकते हैं, परंतु यह एक हत्यारे का कौन दोस्त बनना चाहेगा और कौन साथ रहेगा। ठीक है, तो ये हन्ना अरेंट का था। अब है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न में से किन अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न में से किन अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। कुछ ए में क्या है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। बी में है संधारणीय सतत विकास का अधिकार।
सी में है आजीविका का अधिकार, डी में है 16 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और ई में है प्रतिष्ठा का अधिकार। ठीक है, तो कौन कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है शुद्ध मौलिक अधिकार में घोषित किया गया, बताइए। ए में है ABCDE, बी में है ABCDCE, डी नहीं है, सी में है CDE और डी में है ABDE। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ABC और ई, डी नहीं है। ठीक है, डी को नहीं रखा है इसमें, देखिए क्या है, ABC और ई। ए में क्या है? सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न में से किन अधिकारों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, बी में है साधारणीय सतत विकास का अधिकार, सी में है आजीविका का अधिकार और ई में है प्रतिष्ठा का अधिकार बोला है। ठीक है, तो इसका सी जो है 16 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये इसमें नहीं कहा गया है। अभी डिटेलिंग में देखिए कि अनुच्छेद बी में क्या है, निम्न अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, जिसमें है संधारणीय सतत विकास का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध का अधिकार, आजीविका का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार। ठीक है, और 6 से 12 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है सो अनुच्छेद 21 क में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क में है, अनुच्छेद 21 में नहीं है। अनुच्छेद 21 में यही सब ऊपर का जो पॉइंट है, और अनुच्छेद 21 क में ये वाला जो है ऑप्शन डी वाला जो है सो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, पहला क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ए में है ग्राम पंचायतों का गठन, बी में है काम के अधिकार को सुनिश्चित करना, बी में है काम के अधिकार को सुनिश्चित करना, सी में है न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं हेतु उपलब्ध करना। ए में है ग्राम पंचायतों का गठन, बी में है काम के अधिकार को सुनिश्चित करना, सी में है न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं हेतु उपलब्ध करना, और डी में है निर्वाह, मजदूरी एवं शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से ये 4 पॉइंट है, उसमें से ये ऑप्शन है। ए में BCD, बी का है ABCD, सी का है CBAD और डी का है CADB। हाँ, सी में है CBAD और इसमें है CADB। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ABCD। ठीक है, चारों है, ऑप्शन बी में चारों दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी में ABCD चारों का दिया गया है। ठीक है, तो ए में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, बी में है काम के अधिकार को सुनिश्चित करना, सी में है न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं हेतु उपलब्ध करना, और डी में है निर्वाह, मजदूरी एवं शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। ठीक है, तो यही क्रम है, ABCD का क्रम जो है वही सही है। ABCD का जो क्रम है वही सही है, संविधान द्वारा वर्णित क्रम के अनुसार यह व्यवस्थित किया गया है, वो ABCD ही सही है। ठीक है, तो आज मैं ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दी हूँ अच्छे से। PYQ तो मैं लगातार करवाऊँगी आप लोग को। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से UGC नेट में आजकल दे देता है, कहीं से भी कभी कभी क्वेश्चन किससे भी रिलेटेड रहता है, जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देता है, लेकिन जो मैं पढ़ाई हूँ अभी PYQ ही है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग मेरे चैनल को पे ज़रूर देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो इसके साथ मैं क्लोज कर रही हूँ। धन्यवाद।